एक अलिखित इतिहास। इतिहास क्या है? जीवन के संघर्ष की दास्तान, समय का सच्चा दस्तावेज। हर व्यक्ति का जीवन एक इतिहास है। हवेली हो या झोपड़पट्टी, हर जगह पर लोग रहते हैं। उनकी अपनी कथाएं होती हैं, व्यथाएं होती हैं। उन्हें किसी जगह पर किताबों में दर्ज नहीं किया जाता, लेकिन यह उनके अपने समय और जीवन का दस्तावेज होती हैं। सन 1800 के अंत और 1900 के शुरुआत का काल था। ब्रिटिश राज का ज़माना, ज़मींदारी का ज़माना। ज़मींदारों की बड़ी बड़ी कोठियाँ होती थीं। वे नौकर चाकर रियाया से घिरे रहते थे। सुविधा संपन्नता से उनका जीवन भरा होता था। अनाज पैसा सब कुछ घर बैठे बैठे पहुंच जाता था। पढ़ाई लिखाई या नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन उसी ज़मींदार परिवार का एक लड़का वीरेंद्र को यह सब पसंद नहीं था। उसे मुफ्त की रोटी नहीं खानी थी। वह पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहता था। घर के लोगों ने उसे पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। साथ ही अन्य चचेरे ममेरे फुफेरे भाइयों को भी भेज दिया कि वे सब भी पढ़ लिख सकें और एक दूसरे पर नज़र भी रख सकें। वीरेन पढ़ने में तेज थे। हर एक इम्तहान एक बार में ही पास कर लेते। बाकी के भाइयों का कोई इरादा था नहीं पढ़ने लिखने का, लेकिन वे वीरेन को घर लौटने भी नहीं देना चाहते थे। समय काटने के लिए वीरेन ने वहीं नौकरी कर ली। घर से पत्र आते, कब लौटोगे पूछा जाता, जवाब देते नहीं बनता। यहाँ ब्रिटिश सरकार वीरेन के काम से बहुत खुश थी। वह उन्हें वहीं पर बस जाने के लिए अच्छी पगार देने की बात कह रही थी, ताकि वह अपनी फैमिली को बुला सके। उन दिनों शादी ब्याह छोटी उम्र में हो जाती थी। आज के समय में जब हम उस समय के समय को देखते हैं तो दंग रह जाना पड़ता है। अपनी मिट्टी, अपनी भूमि, अपना देश नहीं लौटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। घर परिवार का इतना दबाव रहता था कि मन सदा आज्ञा पालन में बंधा रहता था। आखिरकार जिस किसी तरह से पढ़ाई पूरी करके सब भारत लौट आए। वीरेन के जीवन में देशी विदेशी आदतें घुल मिल गई थीं। उस समय किसी के घर में चाय नहीं बनती थी, लेकिन वीरेन बाबू के घर में हर सुबह चाय बनती थी। टोस्ट, ब्रेड, अंडों का नाश्ता होता। उन दिनों पहली पहली बार दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालकर उनके बच्चे नाश्ता करते थे। बेटों के साथ साथ उन्होंने बेटियों को भी पढ़ाया। घर पर अध्यापिकाओं से बेटियां पढ़ती थीं। तीसरी बेटी तो कला प्रेमी थी, सितार बजाना सीखती थी। गला बहुत मीठा था। गीत भजन गाती तो सब विभोर हो जाते। धीरे धीरे बेटियां ब्याही जाने लगीं। उन दिनों घर परिवार देखा जाता था, खेती जमींदारी देखी जाती थी। तीसरी बेटी के ब्याह के समय सब लोग बहुत खुश थे। लड़के के पिता को राय बहादुर की उपाधि मिली हुई थी। घर बार का तो कहना क्या, भव्य आलीशान कोठी, बागान में लगी संगमरमर की मूर्ति, पानी का फव्वारा, बेंच कुर्सी टेबल गमला स्टैंड, सब कुछ संगमरमर का। घर का बड़ा सा बरामदा, कमरों का जाल, ऊपर बने रोशनदान, कीमती पत्थरों के खिलौने, फर्नीचर, कालीन, क्या कुछ नहीं था। तब शहर में बिजली नहीं आई थी। वहाँ छत से टंगे झाड़ फानूस थे, जिसके अंदर शमा जलाई जाती थी। कमरों के बड़े बड़े साइज के हाथ पंखे लगे होते थे छत पर, जिसे रस्सी के सहारे खींच खींच कर डुलाया जाता था। कमरे के बाहर बैठे नौकर चाकर रस्सी खींचा करते थे। रात रात भर रस्सी खींचने का काम बेगार में पकड़ कर लाए लोग करते थे। दम मारने की भी फुर्सत नहीं थी उन्हें। गाय बैल घोड़ों की भरमार थी। बावर्ची खाना, रसोई घर सब थे। भरे पूरे बगीचे फल फूल से लदे। इधर घर में लोग बहुत खुश थे कि भोली भाली बिटिया को इतनी शानदार ससुराल मिल रही है। लड़के का रंग गोरा था, कद काठी ठीक थी। इकलौता लड़का था, न बहन न भाई। ब्याह हो गया।
अच्छे अच्छे कपड़े गहने सब मिले। धीरे धीरे उसे पता चला कि उसके पति कुछ खास पढ़े लिखे नहीं हैं, इकलौती संतान थे, आलसी, गुस्सैल, बिगड़ैल और अपनी माँ की उंगली थाम कर चलने वाले सपूत थे। उनकी माताजी सीधे पल्ले की साड़ी में सिर पर आंचल लिए पल्लू को ललाट तक रखती। चेहरा इतना कठोर जैसे अपने जीवन में कभी मुस्कुराई नहीं हो। चेहरे की नसें उभरी उभरी जो उनके कठोर स्वभाव की दास्तान सुनाती थी। चाबियों का गुच्छा कमर में लपेटे इधर उधर घूमती रहती। चूं चपड़ कोई कर नहीं सकता था। सब अपने अपने काम में लगे रहते थे। राय बहादुर की इस पदवी को जब तब रिन्यू किया जाता था। तब एक बंद कमरा खुलता था। उस कमरे का नाम था नाच घर। कमरे का फर्श इतना चिकना था जैसे शीशे से बना हो। उसकी झाड़ पुछाई होती, सारे झाड़ फानुस चमक जाते। चांदी की कटलरी, प्लेट्स, हर कुछ पर नृत्य करती क्षमा की लौ। सारा दृश्य ही बदल जाता। वायसराय, गवर्नर, बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों को पार्टी दी जाती थी। उनके साथ उनकी मेमे आती, ऊंची सैंडल, लंबे स्कर्ट्स पहने, शरारा, कबाब, शराब और शबाब। सारी रात पार्टी चलती। इधर शयन कक्ष की खिड़की से चांद की चांदनी आकर पूरे बिस्तर पर पसर जाती। इन जानलेवा हरकतों से दूर बिटिया रानी अपने कमरे में अपने सितार के तारों से बातें करती रहती। अगले बरस एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम पड़ा मूर्तिमा। धीरे धीरे राय बहादुर की फिजूल खर्ची और माताजी की जीवन शैली ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। केवल खर्चे थे, आमदनी से ज़्यादा। वीरेन बाबू की तरह उनकी बेटी को भी मुफ्त की रोटी खाना पसंद नहीं था। वह अपने पति से पूछती, आप कोई नौकरी धंधा क्यों नहीं करते? उत्तर पति की माताजी देती, इतनी बड़ी जमींदारी को देखता तो है, यह क्या कोई काम नहीं है? इधर स्वाधीनता आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। इधर स्वाधीनता का नारा तेज होता जा रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें भाग लेने लगे थे। बेगार में पकड़ कर लाए जाने वाले लोग, नौकर चाकर की फौजें गायब होने लगी थीं। घर के अंदर की चहल पहल थमने लगी थी। चमकती दमकती बारादरी, आंगन, दालान, छतों से लटकते झाड़ फानूस के काले पड़ते शीशे, उदास रसोई घर, सूने अस्तबल अपने अपने अफसाने सुनाने लगे थे। राय बहादुर जूनियर की माताजी का सारा आक्रोश उतरता वीरेन बाबू की बेटी पर। एक दिन माताजी ने तय किया कि बेटे का दूसरा ब्याह करा दें। नई बहू पैसा रुपया गहना कपड़ा लेकर आएगी, जीवन ठीक ठाक चलने लगेगा। वीरेन बाबू का सारा परिवार राय बहादुर जूनियर को कोर्ट में ले गया। वे एक पत्नी के होते दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं? लेकिन वे मुकदमा जीत गए इस बात पर कि उनकी पहली पत्नी ने 11 वर्ष पहले एक पुत्री को जन्म दिया था, फिर दूसरी कोई संतान नहीं दी है, इसलिए एक बेटे के लिए उन्हें दूसरा ब्याह करना पड़ रहा है। वीरेन बाबू बेटी को घर ले आए। उन्होंने ब्रिटेन में देखा था कि इस तरह की हालातों में महिलाएं दूसरा ब्याह करती हैं, उनका जीवन सम्मान पूर्वक बीतता है। वे चाहते थे हमारे देश में भी ऐसा ही हो। Where the mind is without fear, where the head held high। लेकिन हमारा देश तब संकीर्ण था। टैगोर की इन पंक्तियों का अर्थ नहीं समझ सका। तब विवाहिता का विवाह नहीं होता था। संयोग से मूर्तिमा और हम एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम साथ साथ पढ़ते हुए कॉलेज तक आ गए थे। अब हमारे विवाह की बातें घरों में होने लगी थीं। मूर्तिमा विवाह नहीं करना चाहती थी। उसे अपनी माँ की देखभाल करना था, नौकरी करना था, लेकिन घर परिवार में इस बात को कौन मानता? तब उसने ईश्वर से एक ऐसे पति की कामना की जो उसकी माँ को अपनी माँ समझ सके। उसके निर्दोष मन की प्रार्थना शिव को मंजूर हो गई। विमल मन का एक लड़का घर परिवार के लोगों को पसंद आ गया। उसकी माँ नहीं थी। माँ को पाकर वह निहाल हो गया।
मूर्तिमा को भी सरकारी स्कूल में टीचर का जॉब मिल गया। बरसों बरस बाद भवन, भोजन, पैसों की तंगी का ज़माना बीत सका। मूर्तिमा से मेरा संपर्क बराबर बना रहा। बाल बच्चे, पति और माँ के साथ सानंद जीवन बीतने लगा। एक दिन मूर्तिमा का फ़ोन मेरे पास आया। उसने कहा, मुझे पता चला है कि मेरे पिता काफ़ी बीमार हैं, अस्पताल में हैं। हम दोनों यानी माँ बेटी से मिलना चाहते हैं। क्या करूँ? माँ से बताऊँ या नहीं? मैंने कहा, माँ से बताना तो पड़ेगा, क्योंकि चाहे बरसों बरस बीत गए हैं उन्हें अलग रहते हुए, पर वे एक दिन भी सिंदूर लगाना नहीं भूली। क्या पता इसी एक भावनात्मक पल में पति की उपस्थिति को महसूस करती हुई वे जी रही हूँ। मूर्तिमा अपनी माँ, बच्चों और पति को साथ लेकर अस्पताल पहुंची। राय बहादुर जूनियर की माताजी बैठी थीं, जिन्होंने एक बार कहा था कि वह मर्द भी क्या जो एक ही औरत के पल्लू से बंध कर रह जाए। उनकी दूसरी पत्नी, बेटा सब बैठे थे। मूर्तिमा की माँ ने जैसे ही उन्हें मरणासन्न अवस्था में देखा तो वे हतप्रभ हो गईं। इसी बीच राय बहादुर जूनियर की नज़र पत्नी पर पड़ी और बड़े ज़ोर से रोते हुए उन्होंने अपने हाथ के इशारे से उन्हें अपने पास बुलाया। उनकी हथेलियों को थाम कर कहने लगे, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके निर्दोष मन को दुखाया। पत्नी उन्हें धीरज देते हुए बोली, ये आप क्या हाल बना लिया है आपने अपना। लेकिन वे तो रोते ही रहे। अपनी माताजी की उपस्थिति के बाद भी जीवन में पहली बार उनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी। मूर्तिमा अपनी माँ के समीप खड़ी थी, सुन रही थी इस वार्तालाप को। माँ कह रही थी, मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से। मेरे बच्चों ने मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना अपनापन, इतनी इज्जत दी है कि मेरे मन में किसी तरह का कोई दुख बचा रह ही नहीं गया। फिर भी वह कहते रहे, भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, लेकिन आप कर दीजिएगा। पत्नी उनके सर पर हाथ रखे रहीं। यह था एक अलिखित इतिहास। इस कथा के पात्र कठपुतलियों की तरह दूसरों की उंगलियों पर लपेटी डोरी के सहारे ताउम्र नाचते रहे।